तो जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे पॉडकास्ट में आने वाली, वैसे थंबनेल आपने देख लिया है कौन आने वाला है। पॉडकास्ट में आने वाला है डॉक्टर अमूल्या सिंह। तो उन लोगों के लिए आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि +1 +2 में होंगे, और इवन 10th क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर उन बच्चों के लिए जो कि अपने अभी करियर को ऑप्ट करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि यार क्या करें हम लाइफ में। तो आज डॉक्टर हमने बुलाई हैं, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। अमूल्या पहुंच चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी जानेंगे अमूल्या सिंह से, क्योंकि अमूल्या के वैसे भी ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर अकेली है, इसके फैन भी बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से हों, यूट्यूब से हों और अदर फील्ड से हों। तो चलिए थोड़ा सा पूछेंगे हम अमूल्या को, आपकी बेसिक पढ़ाई कहाँ से हुई है और किस स्ट्रीम में हुई है। 10th और 12th मैंने BMS से करी है, जो कि CBSE स्कूल है। फिर उसके बाद मेरे तैयारी करी मैंने मेडिकल के लिए, थोड़ा कोचिंग वगैरह ली थी। उसके बाद में कहाँ से लिया आपने? मैंने कोचिंग जैसे एक साल तो मैंने कोटा में LN से करी है। ओके। उसके बाद मेरा BMS हुआ, वो मैंने बिलासपुर से की है। तो चलिए अब पूछते हैं डॉक्टर से तीखे सवाल कि भाई डॉक्टर बनना कितना आसान है वैसे एक्चुअल में, मतलब जो +2 तक आपने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर बनना कितना आसान है? इतना आसान या मुश्किल, जो भी आप बोलना चाहोगे। आसान तो नहीं है, कि मेरे को तो ऐसा भी लगता है कई बार कि जितनी मैंने स्टडी कॉलेज में की है उतनी मैंने क्लास 10th 12th में की ही नहीं है। मतलब जितना हम एग्ज़ाम्स में करते थे, कॉलेज के एग्ज़ाम में पूरे गधों की तरह पढ़ रहे होते थे, कोई स्टेज में पढ़ रहा होता था, मतलब सारी जगह बहुत मतलब पढ़ाई कर रहे होते थे। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा होता है ना कई कॉलेजेस में कि एग्जाम से पहले ही पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम क्लियर पास हो गए। ये अमूल्या ने काफ़ी अच्छी बात की, क्योंकि जो इंजीनियरिंग में होता है ना, जो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि लास्ट डे की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट करते हैं, 10% पहले से ही पढ़ते हैं, बट जो 90% होते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट डे पढ़ते हैं और बस एग्जाम दे के आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में मैक्सिमम वैसा ही होता है कि लास्ट में पढ़ाई होती है, बट नहीं, हमारे इसमें ऐसे था ही नहीं। हमारे इसमें ये था कि रोज़ पढ़ो, और इवन हमारे जो भी टीचर्स वगैरह थे वो हमसे रोज़ पूछते थे क्लास में। ओह माय गॉड, मतलब तो फिर पूरा प्रेशर बना रहता था। हाँ, स्कूल ही था, बिल्कुल स्कूल था। तो मतलब पूरा स्कूल वाली फीलिंग, पूरी स्कूल वाली फीलिंग, पूरे अच्छे से हम तो श्लोक रटते होते थे हमारे। मतलब जो देखो ऐसे टीवी सीरियल्स में आता है डॉक्टर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। नहीं, खेलते कूदते तो दिखाया भी नहीं। बड़ी आशिकी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और फिर डॉक्टरी हो रही है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसे आशिकी होती होगी साइड बाय साइड ना, लेकिन पढ़ाई तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, मतलब उस चीज़ के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रहता। और जो मतलब डेली पढ़ता रहे उसको फिर लास्ट फाइनल एग्जाम में काफ़ी फायदा होता था। फ्रस्ट्रेशन होती है? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है डॉक्टरी में करते हुए, मतलब नहीं, उतनी भी नहीं कि मतलब ठीक था। ओके। तो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आई? जैसे ही मतलब एक आप देखो यहाँ पे घर में एनवायरनमेंट में रहे, चलो कोचिंग भी की आपने, उसके बाद जब आप कॉलेज में एंटर हुए, एक डॉक्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? स्टार्टिंग में तो मतलब हमें तो ये सब्जेक्ट की दिक्कत थी थोड़ी सी। अच्छा, आपने जैसे बोला BMS की, तो वो संस्कृत में की है? हाँ, संस्कृत में होते हैं उसके। तो मेरे को जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम गई, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि संस्कृत भी होती है उसमें। ओह माय गॉड। तो ना किसी ने मेरे को बताया। और वो पढ़ी कब तक थी आपने संस्कृत? मतलब नहीं, वो फाइनल ईयर तक। नहीं, पहले अच्छा, तो होती नहीं है हमारे यहाँ। मैंने 8th क्लास तक पढ़ी है। 8th क्लास तक संस्कृत, और वो भी हम थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं ज़्यादा। और 8th क्लास में भी मेरे को याद है कि जब मेरा लास्ट एग्जाम हुआ था 8th क्लास में, तो मैं इतनी खुश थी कि थैंक गॉड बस संस्कृत खत्म, अब तो कभी नहीं मैं पढ़ूंगी संस्कृत। पर मैं वैसे अच्छे मार्क्स लेके आती थी संस्कृत में, लेकिन फिर भी ऐसा था कि चलो। और 6th से स्टार्ट थी ना संस्कृत? 6th 7th, हाँ, हमारे यहाँ एक्चुअली यही है, 6th से स्टार्ट होती है, बट नहीं, कईयों में 3rd से भी होती है। अब है 3rd से, अब एक्चुअली 2nd से ही संस्कृत स्टार्ट है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं, और कई हमारे क्लासमेट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ी ही नहीं थी, तो उनको तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आई। हाँ, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी फिर। मतलब देखो, इंग्लिश में पढ़ना तो वो तो चलो नॉर्मल होगा क्योंकि बचपन से पढ़ी है, बट जिसने पढ़ी नहीं हो संस्कृत, उसको तो
वो क्या बोलते हैं उसमें समझ मतलब न्यू लैंग्वेज एकदम। डॉक्टर की चीजें समझने तो वो बात की बात है, बट पहले उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मैंने ये भी देखा कि जिन्होंने पढ़ी भी नहीं थी वो भी काफ़ी अच्छे, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था इसमें, जो भी सब्जेक्ट था। तो आप मतलब संस्कृत में कैसे पढ़ते हैं? उसमें जो बीएमएस में होता है वो श्लोक्स होते हैं, क्या होता है? हाँ, श्लोक्स होते हैं। और इनका मास्टर कौन है? कैसे मतलब लिखने वाला जो? ये तो हमारे आचार्य वगैरह उन्होंने लिखी है ये। नहीं, सबसे पहले तो ब्रह्मा जी। हाँ, जो मतलब आप बीएमएस ना, जो बीएमएस करी है ना, वो किस ग्रंथ बेस पे है? किस ग्रंथ बेस में है? ये सुश्रुत संहिता, चरक संहिता है। ये बेसिकली जो ब्रह्मा जी है उनसे होके आगे फर्दर जो भी उनके शिष्य वगैरह। चरक ऋषि जी का नाम था कोई? चरक, हाँ, आचार्य चरक। और आयुर्वेद किसने? आयुर्वेद ही वो हुआ ना उसी में। हाँ, ये पूरा ये उसके वो है, मतलब ये बंटवारे हो गए थे। अच्छा। कि चरक में थोड़ी मेडिसिन वाला पार्ट आ गया, सुश्रुत में थोड़ा सर्जरी, सुश्रुत थोड़ा सर्जरी वाला पार्ट आ गया। सुश्रुत में। हाँ। ओके, तो देख लो यार, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है आपको आज, क्योंकि हम इंडियंस ने क्या किया कि सारा जो भी आपका दूसरी मेडिकल साइंस है जो एमबीबीएस आती है वो शायद यूरोप बेस पे आती है ना, तभी तो देखना उस मेडिकल साइंस में क्या कहा जाता है, ज़्यादा अंडे खाओ आप, ये ज़्यादा खाओ, क्योंकि वहाँ पे दालें वगैरह कम होती थी, तो इसीलिए आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में आप बेसिक पढ़ते हैं उसमें? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो बेसिक्स होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज? प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी होते हैं, वो कैडेवर। अच्छा, मतलब चीरा जो डेड बॉडी को लगाते हैं कि डेड बॉडी रियल को? डेड बॉडी को। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? डेड बॉडी को फाड़ो यार। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मतलब बहुत एक्साइटेड थे कि वाओ। अच्छा। कि मतलब पूरी भीड़ इकट्ठा थी, सर बता रहे थे। चक्कर नहीं आए? चक्कर वो देखा हमने मुन्ना भाई वाला, जब पहली बार बॉडी। हाँ, मतलब हमारे क्लास में होता है, रियल में होता है वैसा कुछ? हाँ, एक दो थे हमारे क्लास में जो चक्कर खा के गिरे थे, मतलब लेकिन मैं नहीं थी उसमें से। ऑब्वियसली हमें भी हो सकता है। नहीं, उसकी एक्चुअली स्मेल भी होती है ना वहाँ पे, फॉर्मेलिन की। और डर ना, एक मतलब हाँ, डर भी होता है ना कि डेड बॉडी को आदमी को, मतलब इंसान को काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ आपने? सबसे पहले तो स्किन वाली लेयर होती है। हाँ, तो सबसे पहले आपने कौन सा ऑर्गन है जो बाहर निकाला है? हाँ, जो आपने कट लगाया, जब उसके बाद जो क्या देखा सबसे पहले? सबसे पहले तो जैसे लेयर्स होती है स्किन की, फिर फैट लेयर थी, जो फैट जो था उसकी, हाँ, चर्बी। तो चर्बी वो पूरी जैसे तेल की तरह, घी की तरह थी, उससे बहुत ही गंदी स्मेल भी आती थी, और ऐसे लगता था कि मतलब अजीब से ही देखने को वो लगता था। जेली जैसा? जेली नहीं, कुछ मतलब थोड़े लम्प्स भी बने होते हैं ना जैसे वो, और बहुत ही ऑयली सा। फेफड़े भी देखे? जो आपने देखे वो मतलब सिगरेट पीने वाले के फेफड़े थे कि साफ थे? वो तो साफ थे। फेफड़ों को क्या बोलते हैं वैसे? फेफड़ों को संस्कृत में? लंग्स को फुफ्फुस। फुफ्फुस? वाह यार, कितना अच्छा वर्ड है ना। आर्टरी वेन्स थी, जो जब हम डाइसेक्शन करते थे तो वो बिल्कुल ही जैसे पास्ता नहीं होता है। हाँ। फिर ऐसा लगता था कि हम पास्ता कट कर रहे हैं, मतलब पूरी ऐसे जो वेन्स नालियाँ। मतलब आपके कॉलेज में कितनी बॉडियाँ थी वैसी? हमारे मेल फीमेल की थी? हाँ, मेल फीमेल अलग अलग थी। लड़कियां तो ऐसी थी, बिल्कुल ही लड़ाई करते थे कि मैंने फाड़ना है, मैंने काटना है। हाँ, वो हो सकता है भाई। लड़कियों में थोड़ा वो होता था कि जुनून। जो आपका टोटल 5 ईयर या 5 साल 4 साल? 5.5 साल प्लस कोविड के साथ 6 साल हो गए। बीएमएस 5 साल की होती है? 5.5। और एमबीबीएस भी इतनी? हाँ, मतलब 4.5-5 साल। 5.5 साल इंटर्नशिप के साथ। तो मतलब अगर मैं वो भी सोच लो, पहले ही एक तो पहले उसको उसके लिए क्या बोलते हैं, बीएमएस या फिर एमबीबीएस के लिए एग्जाम देना पड़ता है। कौन सा एग्जाम देते हो आप? अभी तो ये नीट के थ्रू ही हो रहा है। नीट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप 5 साल, 5.5 साल, और जो आपने कहा कि इंटर्नशिप होगी वो कितने टाइम की होगी? वो 1 साल की होगी। 1 साल की? मतलब कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कर सकते हो? मतलब अपनी स्टेट के अंडर ही करनी होती है। आपने कहाँ पे की है? मैंने 6 मंथ्स तो अपने कॉलेज में करनी पड़ती है, वो कंपलसरी। उसके बाद मेरी जैसे
हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल्स अलग अलग होते हैं। अच्छा। पहले हम वहाँ गए थे, रारी मंडी में है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पंडो में, उधर की थी 45 डेज़ के लिए। फिर हम 45 डेज़ तक वहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थे, अपने कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लगा सकते हैं ये, और अपने रीजनल हॉस्पिटल्स में करते हैं। वहाँ मतलब सीनियर डॉक्टर के साथ काम सीनियर डॉक्टर के अंडर। हाँ जी। हाँ, जैसे पीजीआई में भी मैंने देखा है कि जो मेन डॉक्टर होते हैं ना वो तो काफ़ी कम आगे मतलब कम काम होता है, बट जो जैसे इंटर्नीज हो गए वो लगे होते हैं बेचारे, है ना। और भाई पीजीआई में तो डॉक्टर मैंने ऐसे देखे कि सर पे पहाड़ लेके चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट वो हैं। और हाँ, जो आपने 5 साल 5.5 साल की सबसे मतलब टफ फेज कौन सा था कि भाई यार मतलब कभी लगा आपको कि यार एक बार ना डॉक्टरी अब छोड़ दूँ, अब नहीं हो रही मुझसे, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मतलब टफ पार्ट तो कोई होगा ना कि फर्स्ट ईयर जैसे मान लो। हाँ, फर्स्ट ईयर में बोल सकते कि फर्स्ट ईयर में जैसे पता नहीं था ना कि संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए थोड़ा हो गया था कि क्यों आए हम और यहाँ पे। इतने बड़े बड़े श्लोक्स कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े। हाँ, थोड़े तो होते हैं बड़े बड़े। और आप उसको मतलब संस्कृत में भी पढ़ते हो और इंग्लिश में भी पढ़ते हो? संस्कृत मतलब इंग्लिश तो उसकी ट्रांसलेशन हुई ना। पढ़ते हैं ना वो भी? पढ़ते, हिंदी में भी पढ़ते हैं। अच्छा। और तो वो अपने पे डिपेंड संस्कृत है। में आप एग्जाम किस में लिखते हो, संस्कृत में, इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश। और संस्कृत में तो मतलब श्लोक लिखना होता है ना, वो तो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। हाँ, कि जिससे स्कोर करना है उसको। संस्कृत में याद है आपको संस्कृत के श्लोक? हाँ। ओह माय गॉड, संस्कृत के, क्योंकि मुझे खुद को नहीं आती संस्कृत ज़्यादा, बट हमारे टाइम भी नहीं, आपके तो शायद 10th क्लास तक थी ना? हाँ, तुम्हें नहीं थी 10th क्लास तक? हमारी सीबीएसई में नहीं होती है 10th। कितने तक थी? 8th क्लास तक थी बस। 6, 7, 8 3 साल नहीं, हमारे को 10th तक थी। बट वो भी हम सिर्फ ऐसे ही है मार्क्स स्कोरिंग के लिए करते थे कि चलो नंबर आ जाए, पास हो जाए। नहीं, जो हमने फिर हमारे को आगे ग्रामर था संस्कृत का फर्स्ट ईयर में, उसमें तो हमने जो पढ़ा वो काफ़ी मतलब वो कभी पढ़ा ही नहीं था। वो सारी चीज़ें हमने हिंदी में पढ़ी होती। और जो जितनी इतनी मोटी मोटी किताबें आपकी उसमें भी है, जो आप चरक संहिता, वो उसमें क्या है, मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। हाँ भाई, इंजीनियरिंग में भी पढ़नी पड़ती हैं, बट इतनी मोटी जो होती है MBBS वाली, BMS वाली, वो उतनी नहीं पढ़नी पड़ती हैं। आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। और आपने इंटर्नशिप भी कर ली है। और अब फ्यूचर प्लानिंग क्या, मतलब अब क्या जॉब या फिर कोई फ्यूचर स्टडीज़ क्या करना चाहते हो आगे? अभी तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू ही रखूँ आगे। MD के लिए, PG के लिए भी प्रिपरेशन करी थी, अभी बस आगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, किस में करना चाहते हो MD? वो तो अब नहीं, मतलब इंटरेस्ट होता है मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन में तो इंटरेस्ट है ना, पर अब देखते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि मतलब, खुद की किस्मत होती है ना, वो रैंक वाइज वो मिलता है ना, कॉलेज भी, सब्जेक्ट भी। तो बच्चों का भी इसमें, बच्चों के स्पेशलिस्ट भी अलग होते हैं। हाँ, उसके लिए अलग स्टडी है कि इसी बच्चों के लिए भी अलग है? अलग होता है। हाँ, और जो पंचकर्मा वगैरह आता है, जो देखो ऐसे घी की बारिश करवा रहे होते हैं ऊपर से, उसको क्या कहते हैं, पंचकर्मा? नहीं, वो पंचकर्मा में तो 5 वो थेरेपीज होती है, जो वो ऊपर से आ रहा होता है, वो शिरोधारा बोलते हैं उसको, जो ऐसे माथे पे डालते हैं। हाँ। उससे क्या होता है? उससे जैसे माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, हेयर फॉल, ये सारी फेशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सब के लिए। ओके। और मैंने ये भी देखा है कि जब यहाँ पे आटे की वो लगाते हैं। हाँ। और उसके बीच में तेल डालते हैं आँखों में। नहीं, मैंने देखा है। क्या वो? हाँ, वो हमारे आँखों के लिए यूज़ होता है, तर्पण बोलते हैं उसको। तर्पण, नेत्र तर्पण। तो वो आई साइट के लिए भी अच्छा होता है, आपके जो ये चश्मा है वो उतर जाएगा। पर ये लोग करने नहीं वाले हैं। नहीं भाई, मैं सच में डर लगता है उसमें ना प्रोसीजर में गरम तेल डालते हैं। तेल तो डालते हैं, पर वो मेडिकेटेड ऑयल होता है, तो उसमें काफ़ी मिर्ची लगेगी आपको। भाई। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे रखनी आंखें क्लोज, उसको ब्लिंक करते रहना होगा आईज को, ताकि वो तेल अंदर जाए। कि और जैसे मान लो मेरा लगभग कितना है, 2.75 है, ठीक है, दूर का, कितने टाइम में वो रिकवर हो जाएगा?
लगेंगी लगभग, उसको 5-6 सिटिंग्स तो होंगी, तब थोड़ा सा उसमें फर्क आएगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनके नंबर कम हुए हैं, और जैसे मैंने भी कोविड के टाइम पे मतलब करी कभी वो? नहीं, वो तो नहीं की, पर नहीं मतलब खुद के पे नहीं की ट्राई। कोविड के टाइम पे मैंने प्राणायाम और सिर्फ ये जो अपने घर की वेजिटेबल्स वगैरह खा के मेरा नंबर भी काफ़ी कम हुआ है उससे। हाँ, अब यहाँ पे मतलब पूरा एनवायरनमेंट अच्छा सा, उसकी वजह से। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हमारा मतलब जो मेन काम करता है रोग फ्री के लिए कि हम वो डाइट पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। बट आज की डेट में जो डाइट ही खराब हो चुकी है सबकी, क्योंकि सब्जियां भी कितनी केमिकल आती हैं, सब कुछ आती, तो इसमें क्या करे कि आदमी अपना वो डिजीज फ्री रहे? एक तो आप, या अगर आपके पास किचन गार्डन है तो आप अपनी सब्जियां खुद लगाएं, अच्छे से उनको केमिकल फ्री रखें, अच्छे से धोएं। आजकल तो वॉशेस भी आ रहे हैं, वेजिटेबल वॉशेस वगैरह, तो उनसे अच्छे से क्लीन करें वेजिटेबल्स को। मतलब ये कि खुद से लगाएं। हाँ, तो ये आजकल की जो बात है वो जैसे कि लोगों को ना देखने में काफ़ी अच्छी चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पापा के अनार के ऑर्चर्ड है, ठीक है, तो जो बिल्कुल रेड होगा, बिल्कुल साफ होगा, वही बिकता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, उसमें स्प्रे होती है, ठीक है, और जो बेचारा काला होता है देखने में, थोड़े धब्बे होते हैं उसमें, और वो मीठा होता है, वो अच्छा होता है और उसमें वो केमिकल फ्री होता है। बट फिर लोगों में क्या है, लोगों में ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। पर वो लोग है ना, अब लोग वैसे ही, क्योंकि जिनको नॉलेज होती है वो वही चीज़ कंज्यूम करते हैं। अब जिनको नॉलेज नहीं है, अब मैं तो जैसे वो काला वाला खा लेती हूँ। तो मतलब आप यही प्रेफर करते हैं कि अगर हो सके तो काला वाला खाओ, उसके प्राइस बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि तब जो एक किसान है वो शायद कम स्प्रे करेगा और ज़्यादा उसको लाल करने के चक्कर में या फिर अच्छा दिखाने के चक्कर में कम केमिकल करेगा। वैसे ही बाकी सब्जियों में भी है, टमाटर जैसे हो गए, गोभी होगी, मतलब वही बात है ना, फुल साइज चाहिए, बड़ा साइज चाहिए, तो वो यूरिया डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। इनका कहीं ना कहीं फिर हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है। किडनीज में करेगा ज़्यादा। हाँ, जैसे मान लो आपने पूरा डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, उसके लिए क्या आयुर्वेद में क्या है सबसे बेस्ट जो चीज़ है कि रात को ये पी लो, आपको सुबह थोड़ी बॉडी आपकी डिटॉक्स हो जाएगी? नहीं, अगर पूरी तरह आपको डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को तो वो जो पंचकर्म जो है वो थेरेपी यूज़ करनी चाहिए। उसमें कुछ पिलाते हैं पहले, हाँ, मतलब उसमें पहले आप घी पीते हैं। घी? हाँ, सिंपल, मतलब बिना किसी मिक्सिंग के साथ भी पी सकते हैं। गाय का घी? हाँ, घी। हाँ, नहीं, भैंस का घी होता है। नहीं, गाय का घी। पहले तो उसमें मतलब स्नेहन होता है, फिर स्वेदन हो गया, मतलब भाप लेना, फिर उसके बाद वमन विरेचन होता है। घी तो अंदर रहेगा फिर? नहीं, रुको। अच्छा, कि फिर वमन होता है, विरेचन होता है। मतलब ये जो घी होता है ना, इससे जो भी आपके दोष होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं, वो हमारे पेट में आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब पूरी गंदगी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है घी। फिर जब हम उसके बाद प्रोसीजर करते हैं ये वमन और विरेचन, वमन मतलब उल्टी करना, तो उसके थ्रू वॉमिटिंग भी इसी से तो नहीं है, वमन से, है ना? तो वमन वॉमिटिंग, हाँ, तो वमन जब हम करते हैं तो वो घी के साथ वो सारे दोष हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। और वैसे ही विरेचन हुआ कि हम जो अपने बॉडी के थ्रू उस सारे दोषों को नीचे से निकालते हैं। ये 2 प्रोसीजर्स होते हैं इसके लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। कितना खर्चा आता है मतलब उसमें? खर्चा तो सब जगह अलग अलग खर्चा होता है। नहीं, मतलब एक आइडिया ना, ऑन एवरेज भाई आपका इतना तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा कुछ तो मतलब ये आपको पता नहीं एग्जैक्ट प्राइस का? मतलब अलग अलग सारी जगह में अलग अलग होते हैं, जैसे 5 to 10,000 तो लगेगा। हाँ, उससे भी कम हो सकता है। मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है कहाँ पे करवा रहे हैं। और बाकी अगर डिटॉक्सिफाई करना है तो फास्टिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। आज की कल छोड़ दी? हाँ, नहीं, इंटरमिटेंट कर ली कुछ घंटों के लिए। अच्छा। जैसे नाइट के लिए कर। बट हाँ, फास्टिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा एक है। जैसे मान लो मैंने आज फास्ट रखा, पर कई बार फास्टिंग में क्या होता है, बंदे आलू खा लेते हैं, केले खा लेते हैं, डाइट तो मतलब पूरी चली है बढ़िया,
नहीं, जैसे ये कि हम दाल रोटी नहीं खा रहे हैं, अनाज नहीं खा रहे, बस वो फ्रूट चले हैं, हमारे आलू चले हैं। हाँ, कई लोग तो इतने ही फास्टिंग वाले तो ज़्यादा खा रहे होते हैं। हाँ। और दूसरे बेचारे, हाँ ये तो है कि अब फास्टिंग के मतलब अलग अलग टाइप्स की फास्टिंग होती है। फास्टिंग का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि हाँ नहीं मतलब उतना ही खाना है। टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती है, कई फ्रूट फास्टिंग भी होती है, कई सिर्फ जूस डाइट पे होता है, कई सिर्फ वाटर डाइट होती है, कई में करवा चौथ। हाँ नहीं वैसे नहीं, मतलब वो वाली फास्टिंग कैसी होती है करवा चौथ? हाँ ठीक है, वो भी मतलब ऐसे साल में तो आएगी एक ही बार। हाँ तो मतलब अलग अलग, जैसे अब जूस डाइट में भी रहेंगे, वो वाली फास्टिंग भी हमारी बॉडी के लिए ठीक रहेगी। ठीक है, तो देखो डॉक्टर साथ होने से ना फ़ायदे बड़े होते हैं, तो फास्टिंग हम भी करेंगे। और हाँ, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है वेज और नॉन वेज में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, मतलब देखो पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा मैं, बात हो रही है कि क्या नॉनवेज खाना सही है या गलत है? जैसे आप आयुर्वेद में बोल रहे हो, तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी उसमें लिखा है, बड़ी डिबेट का वो है ना, तो आप मतलब नहीं आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है बीच बीच में कि ये वाले मांस रस लेना है, लिखा है। हाँ आप ये वाला मांस रस ले सकते हैं। मांस रस मतलब मांस, हाँ कि कोई जानवर का ये वाला इसका मांस रस, मतलब हर एक जानवर के उसके मांस के गुण बताए गए। तो मतलब हमारे जो बुजुर्ग कहा करते थे कि देखो ये डॉक्टर के साथ बात चलिए तो इसमें ज़्यादा वो नहीं सोचना कि अगर हम मतलब लीवर खाएंगे किसी भी, जैसे मान लो भेड़ का खाते हैं, तो आपके लीवर ना मजबूत होंगे। हाँ राइट, हाँ मतलब वही है, जैसे हमारी अगर मांस धातु कम हो गई है तो उसमें बोलते हैं कि मांस वही चीज़ खाओ तो उससे उसकी और ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा बीच में दिया गया है। हाँ। अच्छा, बाकी ऐसा तो नहीं कि पूरी डाइट आपको वही करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वैसे मेन फोकस किस डाइट पे दिया है आयुर्वेद में? मेन फोकस तो मिक्स्ड डाइट ही है, ऐसा कुछ वो पर्टिकुलरली बताया नहीं है। इवन जो हमारे अरिष्ट वगैरह होते हैं, मतलब दवाई वगैरह, तो उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी होती है उसमें। हाँ। मतलब वो पूरे फर्मेंट करके बनाते हैं ना, तो उसमें अल्कोहल का कंजप्शन भी है। नहीं एक्चुअली वैसे तो देखो, वैसे लहसुन प्याज खाते नहीं हैं कई, ठीक है, बट लहसुन मैंने सुना काफ़ी दवाइयों में यूज़ होता है। नहीं, गार्लिक तो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे हार्ट डिजीजेस के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है लहसुन। हाँ, अब आपने बहुत सही बात की। आजकल मैक्सिमम लोग देखना, मतलब पहले हम सुनते नहीं थे इतना, आजकल 25 साल के लड़के से लेकर 50 साल 60 साल के हर किसी को हार्ट अटैक। मतलब आपने भी देखा होगा, हर कोई ये लाइफस्टाइल का ही। गर्ल्स को कम आते हैं हार्ट अटैक, ऐसा क्यों? गर्ल्स के, क्योंकि जो हमारी हार्मोन्स होती है ना, कम नहीं आते आजकल के, उसमें आ रहे हैं। नहीं आते तो हैं, बट जैसे मान लो 100 लोग हैं, उसमें से शायद 10 नहीं, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। जो टेस्टोस्टेरोन होती है ना, वो मेल्स में मेन कारण क्या होता है हार्ट अटैक का? हाँ, मतलब मेन्स में डोमिनेंट होती है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर वगैरह, उनकी एंजाइटी लेवल ज़्यादा होती है लड़कों की। अच्छा, उससे फिर लोड उसके पड़ता है हाँ हार्ट पे। तो और रीज़न क्या है जैसे हार्ट अटैक आने के, अभी जो फिलहाल, पहले नहीं आते थे? और रीज़न जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सारे बैठे होते हैं, जंक फूड्स खाते हैं। मतलब आपका कहना है ये लाइफस्टाइल ठीक करो? लाइफस्टाइल, हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस। बाकी बहुत सारे लोग तो जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं और प्रोटीन इनटेक लेते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती है उसको थोड़ा अवॉइड करके जो नेचुरल आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, पल्सेस से, एग से, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा मुझे बेटर है। हाँ, जिम मैंने ज्वाइन किया है। ये तो था कि हार्ट अटैक से बचना है तो भाई आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, एटलीस्ट व्यायाम कीजिए, और खाने पीने का ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम केमिकल फ्री खाएं, और क्या केमिकल फ्री बात है। और स्ट्रेस, और आजकल के मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा नमक, शुगर, ये वाली डाइट ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेस का फर्क भी पड़ता है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा। तो गौर से सुनो, जितना स्ट्रेस बिल्कुल ना लेना। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप
स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहेंगे। मतलब मैंने ये थोड़ा वो किया है, ऑब्जर्व भी, कि जिस टाइम पे मैं मेडिटेट करती थी उस टाइम पे मैं काफ़ी रिलैक्स्ड भी रहती थी और थोड़ी मतलब एंजाइटी भी नहीं रहती थी। और जब मैंने मेडिटेट करना छोड़ दिया था उस टाइम पे तो बहुत ही। ओके तो अभी आप मतलब आपका जो अभी आपने BMS की, बैचलर्स की, तो जॉब करने का कोई वो नहीं किया आपका कि चलो जॉब कर लेती हूँ यार? नहीं, मुझे जॉब का वो नहीं था ज़्यादा। ओके, जॉब नहीं है, मतलब जब आप MD करोगे उसके बाद ही उसके बाद करेंगे कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी MD करने में कितना टाइम लगता है? MD के लिए भी 3 साल लगते हैं। MD के लिए और 3 साल, और जिसने जैसे मान लो टेस्ट क्वालिफाई करना तो उसको भी 1 साल उसकी तैयारी में लगेंगे। मतलब भाई 100 बात की एक बात है, डॉक्टर बनना सच में बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं। मतलब बाकी प्रोफेशन आप कोई भी करते हैं 4 साल में आप उसको कर सकते हैं, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। बट डॉक्टरी में सोचो, पहले बैचलर्स करेंगे, MBBS कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, उसके बाद MD करोगे, उसके बाद आप BMS नहीं, पहले भी आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने नहीं मतलब फर्दर। हाँ, पर उससे शायद पे स्केल का फर्क पड़ता है एक MBBS और MD में, डबल ही होगी कम से कम MD की तो। ओके, तो सोचो फिर MD के एग्ज़ाम दो, फिर MD करो 3 साल की वो भी, उसके बाद फिर आप कहीं अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे हॉस्पिटल में लगोगे, फिर 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस होगा फिर और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। पे स्केल कितनी होती है गवर्नमेंट डॉक्टर की? जैसे मान लो एक PGI का डॉक्टर होगा, उसकी पेमेंट कितनी होगी? MD के PGI में अब हर एक जगह में अलग अलग होती है। अब जैसे सेंटर वाले हो गए 1.5 से 2 सकती है। 1.5 से 2 लाख। हाँ, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 2 से 2.5 भी होती है कईयों की। MBBS BMS में खर्चा कितना लगता है? खर्चा तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हैं तब तो बहुत ही कम खर्चा है इसमें। 5 लाख? 5 लाख नहीं होता है। 5 भी नहीं? गवर्नमेंट कॉलेजेस से करेंगे। अगर प्राइवेट से करेंगे MBBS प्राइवेट से करेंगे तब तो आपके गवर्नमेंट सीट में तो आपको 7-8 लाख पर ईयर होता है। कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ डॉक्टर बनना है हमारे पास नहीं। हाँ, तब तो पैसे के दम पे 50-60 लाख। 50-60 लाख। हाँ, यही रीज़न तो नहीं हमारे जैसे इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी यूक्रेन जाते हैं? हाँ, वहाँ पे काफ़ी कम। हाँ, अच्छा, फिर वहाँ जाके वो MBBS करके आएंगे और फिर यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे? फिर टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, और फिर अपनी प्रैक्टिस चालू करेंगे। भाई देखो, हम तो बिल्कुल नहीं डॉक्टर बन सकते, ना हमारी कभी इच्छा थी, और थैंक गॉड कभी इस लाइन में गए भी नहीं क्योंकि हमसे ना हो पाती। और अब अमूल्या जी MD करने की तैयारी कर रही हैं। चलो, आप बहुत जल्दी MD के लिए सेलेक्ट हो जाएं और फिर बाद में हमारे थोड़े पैसे बच जाएं। हमारे पैसे बच जाएं भाई, कई ऑपरेशन करने होते हैं, कोई किडनी स्टोन होता है, कोई कहाँ होता है दूसरा स्टोन, गॉल ब्लैडर। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा होता है ना आजकल। वो पानी की कमी नहीं, वो भी लाइफस्टाइल होता है जो मेनली किडनी वाले तो। हाँ, जो मेनली ये होता है कि जो मोटी औरतें होती हैं उनमें ज़्यादा होती है गॉल स्टोन की दिक्कत। फैट फीमेल फर्टाइल 40 होता है कि मेन मतलब गॉल स्टोन का, कि मोटी औरत जो 40 साल तक की फर्टाइल है उसको मेन चांसेस होते हैं ये होने के लिए। उसके बाद नहीं होते? जिसको 50 से अबव हो? नहीं, उसको भी होते हैं, बट मेनली जिसको बोल सकते हैं। अगर आप 40 से कम हैं तो ध्यान से सुनो। नहीं, 40 से कम वालों को भी हो जाता है, पर मेनली ऐसा होता है पतलों को कम होता है, जो थोड़े हेल्दी। हाँ। चलो तो भाई, मतलब चांसेस, मतलब रेशियो बता रहे हैं। डॉक्टर का यही कहना है, अगर आपको हमारे पास नहीं आना है तो फिट रहें। अगर फिट नहीं रहोगे तो डॉक्टर के चक्कर लगेंगे और मोटा बिल बनेगा। तो चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बट एक लास्ट सवाल रहता है आपसे कि न्यू जनरेशन को, आप जो अभी 10th में हैं, +1 +2 में हैं, उनको क्या एक सजेशन दे सकते हैं जो कि उनको हेल्प कर सकती है MBBS में, BMS में, जो भी वो परस्यू करना चाहते हैं अपने मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल ही रखेंगे ना वो +1 +2 में, तो उनको कोई टिप तो ये है कि पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए 10, 11, 12 वाले। मतलब आप अगर पहले से ही कोचिंग ले रहे हो तब तो बहुत अच्छा है।
पहले से ही आप अपना बेस स्ट्रांग रखो। जैसे आप कहना चाहते हो ऑनलाइन अगर पहले से ही आप थोड़ा बहुत स्टडी पढ़ लो। नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया कि 6th क्लास से ही कोचिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब बेसिक्स वहीं से क्लियर होते रहेंगे ना, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। आगे हमको लगेगा कि ये तो इजी है, अब बेस ही नहीं होगा हमारा क्लियर, तो फिर आगे उसको ही हम मतलब और हाँ, उसमें टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। अगर जिसने BMS करनी उसको तो संस्कृत छोड़नी नहीं है। हाँ, मतलब वो तो फिर कंपलसरी है। ओके। बाकी अपना जो टाइम टेबल होता है रोज का, कितने घंटे पढ़ते थे आप? घंटे तो मतलब 8 से 9 घंटे तो पढ़ने ही पड़ते हैं। कई लोग कॉलेज में नहीं, मतलब उसके बाद आके मतलब 2 घंटे भी अगर निकल जाते थे शाम को आके। वैसे मन तो करता नहीं है पढ़ने का, लेकिन वर्क तो दिया होता था ना कॉलेज। यही है, जिसके अगर बेसिक क्लियर है, जिसने पहले से पढ़ाई की हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बाकी रोज का रोज करते रहो, मतलब रिवीजन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। जितना आप रिवाइज करते रहेंगे, 1 महीने में भी आप अगर कोई सब्जेक्ट को टच नहीं करोगे ना तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो बार बार रिवाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान से देख लो भाई बच्चों, जो नई जनरेशन होगी, जो +1 +2 में, अभी जो 10th में है, जो 6th के बाद है, वो ध्यान से सुन लो। अगर अभी से आप थोड़ी सी अगर अपना आपका विजन क्लियर है तो डॉक्टरी के लिए भाई अभी से मेहनत करो, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सच में दिन रात एक करनी पड़ती है। तो अनमूल्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी लोगों को इंस्पायर करने के लिए और हमारे इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस बस मिलेंगे अपने नए पॉडकास्ट में, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको कौन चाहिए, वो भी कह सकते हैं। चाहे वो एक चाहे वो कोई नेता हो या फिर अभिनेता हो या फिर कोई यूट्यूबर हो। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय।